बानसूर महाविद्यालय बानसूर के इतिहास के विद्यार्थियों को आज की ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। कल की जो शुरू किया था, कला और साहित्य का विकास अर्थात मध्यकालीन भारत में स्थापत्य कला का योगदान, उसमें अपन ने पहला टॉपिक देख लिया था कि हिंदू स्थापत्य कला शैली और मुस्लिम स्थापत्य कला शैली में कौन कौन से अंतर पाए गए थे। ठीक है, पहला टॉपिक देखा था। फिर बात की थी अपन ने कि संतलत काल में कौन कौन से सुल्तानों ने कौन कौन सी चीज़ों का निर्माण, कौन कौन से मंदिरों का या मस्जिदों का निर्माण किया था, है ना। ये टॉपिक अपन देख चुके थे कल। और संतलत काल में पहली बार भारत में मकबरा बनाने का काम शुरू हुआ था। संतलत काल की थी कुवल, और इस मस्जिद को बनाने का काम किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और दूसरी इमारत थी कुतुब मीनार, और किसकी याद में, कुतुबुद्दीन बख्तियार की याद, काकी की याद में इसे बनाया गया था। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। इसका पूर्ण निर्माण करवाया गया इल्तुतमिश के शासनकाल में, मरम्मत करवाई गई थी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। इसके बाद राजस्थान में जो अजमेर नामक रियासत, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 ईस्वी में 28 दिन का झोंपड़ा बनवाया। अगली इमारत पड़ी थी अपने सुल्तान घड़ी की। और अगली टॉपिक देखा था अपन ने कि कौन कौन से सुल्तानों ने कौन कौन सी इमारतों का निर्माण किया था, यानी संतलत काल के बारे में अपन बात कर चुके थे। आज अपन टॉपिक शुरू करते हैं मुगल काल। आज टॉपिक कौन सा भाई? मुगल काल। क्यों? क्योंकि पूरे मध्यकालीन भारत के बारे में करें तो कल की क्लास में मैंने बताया था कि मध्यकालीन भारत की स्थापत्य कला को दो भागों में बांटा गया है, एक संतलत कालीन और एक मुगल कालीन। ठीक है, तो संतलत कालीन स्थापत्य कला का वर्णन अपन ने कल की क्लास में कर लिया था। आज की क्लास का वर्णन अपने पास कि मुगल स्थापत्य कला का क्या योगदान रहा है। तो अपन लिखा है मुगल वास्तुकला जो कि भारतीय, इस्लामी एवं फारसी वास्तुकला की मिश्रण है। कितनी? एक तो है भारतीय, एक है इस्लामिक और एक है फारसी। यानी मुगल काल में जो स्थापत्य कला के नमूने बनाए गए उनमें 3 शैलियों का मिश्रण है। भारतीय शैली भी है, इस्लामी शैली भी है और फारसी शैली भी है। एक विशेष शैली जो कि मुगल भारत में 16वीं और 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में लाए गए मुगल वास्तुकला का चरम ताजमहल है। मुगल वास्तुकला का विकास एक कार्मिक विकास है और शाहजहां के काल में मुगल वास्तुकला को स्वर्ण युग कहा गया है। क्या कहा है? स्वर्ण युग कहा है। और शाहजहां को स्थापत्य कला का प्रिंस भी कहा जाता है। ठीक है, यानी 2 प्रश्न आपके यहाँ होंगे। मुगल काल में सबसे ज्यादा स्थापत्य कला में किस व्यक्ति का योगदान था? उत्तर है शाहजहां। शाहजहां का उपनाम क्या था? शाहजहां का उपनाम था स्थापत्य कला का प्रिंस। ठीक है, और मुगल वंश प्रारंभ होता है कब? 1526 में। कब शुरू होता है मुगल वंश? 1526 में। और 1526 में युद्ध हुआ था। युद्ध का नाम था पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, किसके बीच हुआ था ये युद्ध? ये युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। इब्राहिम लोदी। ठीक है, यानी संतलत मुगल काल में या मुगल काल की स्थापना बाबर के द्वारा की गई। कब की गई? 1526 में की गई। कौन सी युद्ध के माध्यम से? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ। किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हो गई थी और अंतिम सुल्तान, संतलत काल का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी की पराजय हो गई थी। इस प्रकार 1526 में भारत में मुगल राजवंश की स्थापना होती है। तो आपने आगे लिखा है कि 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में एक मस्जिद बनवाई और इब्राहिम लोदी पर विजय प्राप्त की, और इस प्रकार से में राम जी के मंदिर को ध्वस्त कर और एक मस्जिद बनाई थी जिसका नाम था बाबरी मस्जिद, है ना। यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में
बाबर की विजय हुई और इस विजय को यादगार बनाए रखने के लिए बाबर ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर उस स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था, है ना। कुछ प्राथमिक एवं अति विशिष्ट लक्षण उदाहरण के लिए आरंभिक मुगल वास्तुकला के शेष हैं। 1540 से 1545 में सम्राट रहा कौन? शेरशाह सूरी, ठीक है। 1540 से और कब तक? 1545 तक शासक कौन रहा? शेरशाह सूरी, ठीक है। और मुगल, जो कि मुगल नहीं था, किस वंश का था ये था सूरवंश का। किस वंश का था ये? सूरवंश का। इनमें एक मस्जिद, किला ए कुन्हा दिल्ली के पास, लाल किला का सामरिक वास्तु दिल्ली में, एम रोहतास किला। कौन सा किला? रोहतास किला। झेलम के किनारे आज के पाकिस्तान में उसका मकबरा है। किसका? शेरशाह सूरी का, सैसाराम में है, ठीक है। मकबरा कहाँ उसका? सैसाराम में। वो बनवाया जो कि अष्टकोणीय है। कितने कोण इसमें? 8 कोणे हैं, एक सरोवर के बीच आधार पर बना हुआ है और सैसाराम में है ना। उसके पुत्र उत्तराधिकारी इस्लाम शाह सूरी द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? यानी शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? बिहार के सैसाराम में स्थित है। किस था? उसी के पुत्र का नाम क्या है? इस्लाम शाह सूर ने शेरशाह सूरी का मकबरा सैसाराम नामक स्थान पर बनवाया था, ठीक है। अब इस शासक जो अकबर है, हालांकि इससे पहले बाबर के बाद भारत में सत्ता रही है ना। पहला शासक था बाबर। मुगल वंश से पहला शासक कौन भाई? बाबर। और बाबर ने शासन किया है 1526 से 1530 तक। इसके बाद शासक बनता है हुमायूं, ठीक है। और हुमायूं के काल को अपन ने बांटा है 1530 से 1556 तक। पर इसी के बीच 15 साल का निर्वासित रहा है। तो बाबर के बाद शासक बनता है हुमायूं। हुमायूं ने अपने व्यक्तिगत पुस्तकालय का निर्माण किया था। पुस्तकालय का निर्माण था, नाम था दीन पन्हा। कहाँ स्थित था? दिल्ली में था। और इसी दीन पन्हा नामक पुस्तकालय से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। और जब शेरशाह सूरी सत्ता में आया तो दीन पन्हा को नष्ट कर दिया गया था, है ना। अब शासक आता है अकबर। हुमायूं के बाद शासक बनता कौन? अकबर। और अकबर ने शासन किया कब से कब तक? 1556 से 1605 तक ना। सबसे पहले मुगल काल में जो स्थापत्य कला को प्रोत्साहन देने का काम किया है वो व्यक्ति अकबर है ना। और उसके काल में इस शैली ने खूब विकास किया। गुजरात एवं अन्य शैलियों में मुस्लिम एवं हिंदू लक्षण उसके निर्माण में दिखाई देते हैं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी, पहली इमारत कौन सी? अकबर ने फतेहपुर सीकरी का शाही नगर बसाया, जो कि आगरा से 26 मील दूर है और पश्चिम में है। फतेहपुर सीकरी का अत्यंत निर्माण करवाया और उसकी कार्यशैली को सर्वाधिक दर्शाता है। वहाँ की वृत्त मस्जिद उसकी कार्यशैली को सर्वोत्तम दर्शाती है ना। अभी बात की थी अपन ने कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक नगर बसाया और उसी को अपनी नई राजधानी बनाई थी। और फतेहपुर सीकरी का जो प्रवेश द्वार है उसे बुलंद दरवाजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? बुलंद दरवाजा। और बुलंद दरवाजा भारत का ही नहीं विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा कहलाता है। तो यह एक बहुत बढ़िया प्रश्न सामान्य ज्ञान का भी हो गया, जनरल नॉलेज का भी हो गया कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार कौन सा है? तो उत्तर आएगा बुलंद दरवाजा है। किसका दरवाजा है? अकबर द्वारा बसाई गई फतेहपुर सीकरी जो नगर है उसका मुख्य द्वार है। इसके अलावा अभी लिखा पढ़ने कि बुलंद दरवाजा इसे कहा गया है और मुगलों के प्रभावशाली
मकबरे बनाए, जिनमें अकबर का पिता हुमायूं का मकबरा है जो दिल्ली में है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है और आगरा के पास स्थित है। ये दोनों ही अपने आप में बेजोड़ हैं, है ना। एक विशेष प्रश्न है, भारत में 6 मुगल बादशाह थे मुख्य रूप से। वैसे तो 1526 से 1858 का काल भारतीय इतिहास में मुगल काल कहलाता है, ठीक है। पर इस मुगल काल में 6 मुख्य मुगल बादशाह थे। जैसे पहला बाबर है, तो बाबर का मकबरा, बाबर को पहले प्रारंभिक स्थिति में दिल्ली के आराम बाग में दफनाया गया था। पर जब बाबर की आत्मकथा पढ़ी गई, बाबर की आत्मकथा का नाम था बाबरनामा अथवा तुझके ए बाबरी, उसको पढ़ा गया तो बाबर की अंतिम इच्छा थी कि मुझे मेरे पैतृक गांव, मुझे मेरे पैतृक प्रदेश, मेरी जन्मभूमि काबुल में मेरा अंतिम संस्कार किया जाए। और बाद में बाबर का शव निकाल कर और काबुल में दफनाया गया। तो बाबर का मकबरा कहाँ हो गया? काबुल में। उसके बाद शासक बनता है हुमायूं, हुमायूं का मकबरा बनाया गया दिल्ली में, है ना। उसके बाद शासक बनता है अकबर, अकबर का मकबरा बनाया नज़दीक ही आगरा के आसपास, फतेहपुर सीकरी के आसपास बनाया गया। और उसके बाद शासक बनता है जहांगीर, जहांगीर का मकबरा लाहौर। उसके बाद शासक बनता है शाहजहां, शाहजहां का मकबरा आगरा में। और उसके बाद शासक बनता है औरंगजेब, और औरंगजेब का मकबरा होता है औरंगाबाद में, ठीक है। इस प्रकार मकबरा बनाने का काम शुरू मुगल काल में अधिक हो गया था। हालांकि सबसे ज्यादा मकबरे बनाए गए थे लोधी वंश में, ठीक है। आगे लिखा आपने, मुगल कालीन स्थापत्य कला की शुरुआत बाबर के समय से ही होती है ना। बाबर ने क्या क्या बनवाया, देखो अभी बाबर बनवाया, एक तो पानीपत के नजदीक कौन सी मस्जिद? काबुली मस्जिद बनाई बाबर ने, है ना। और इसके अलावा बाबर ने रुहेलखंड में कौन सी का निर्माण करवाया, है ना। तथा आगरा में लोधी किले के भीतर एक मस्जिद बनवाई एवं ज्योतिषमय विधि पर आधारित एक उद्यान आगरा में लगवाया जिसे नूर अफगान के नाम से जाना जाता है। बाग बगीचा भी बनाया था। कौन सा बाग बगीचा? नूर अफगान नाम से उस बगीचे को नाम दिया गया है। तो बाबर के द्वारा काबुली मस्जिद, रुहेलखंड में संबल मस्जिद और अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर उसके स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। और आगरा में उसने एक उद्यान, एक बाग बगीचे का निर्माण करवाया जिसका नाम नूर अफगान था, ठीक है। इसके बाद बनता है हुमायूं। तो हुमायूं ने 1533 में कौन सी इमारत अभी बात की थी? दीन पनाह, है ना। और दीन पनाह का हिंदी अर्थ है विश्व का शरण स्थल, ठीक है। दीन पनाह का हिंदी नाम क्या हो गया? विश्व का शरण स्थल नामक एक नगर का निर्माण करवाया था जो आज पुराने किले के नाम से विख्यात है। इसके अतिरिक्त हुमायूं ने हिसार जिले में कौन से स्थान पर? फतेहाबाद पर फारसी शैली की एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, है ना। और दीन पनाह का विनाश किया था शेर शाह सूरी ने, ठीक है। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 2 युद्ध होते हैं, है ना। एक पहला युद्ध था 1539 का चौसा युद्ध जो कि अनिर्णायक रहा। दूसरा युद्ध था 1540 में जिसको 2 नामों से जाना जाता है, कन्नौज युद्ध भी कहा जाता है उसे, और इस युद्ध को बिलग्राम युद्ध भी कहा जाता है। और 1540 में हुमायूं की निर्णायक पराजय होती है और भारत में शेरशाह सूरी द्वारा सूरवंश की स्थापना की गई, है ना। तो अभी बनाया गया और जिसके बाद शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाही नाम से नगर की नींव डाली गई। इसके अवशेष के रूप में अब लाल दरवाजा मिलता है और खूनी दरवाजा देखने को मिलता है। तो 2 दरवाजे, एक लाल दरवाजा और एक खूनी दरवाजा। 1542 में शेरशाह ने पुराने किले के अंदर किला एक कहना, कौन सा? पुराना जो किला बनाया गया था जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था, किला एक कहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। उसी परिसर में शेर मंडल नामक एक अष्टभुजाकार 3 मंजिला मंडप का निर्माण भी करवाया, है ना। शेरशाह की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? बिहार के सैसाराम में। और ये क्या है? ये शेरशाह का मकबरा है ना। और आधुनिक भारत के बारे में बात करें तो रोहतास जिला इसका, और झील के बीच
एक ऊंचे चबूतरे पर इस बिहार में सैसाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा बनवाया गया था। ठीक है, अब टॉपिक है अकबर कालीन इमारतें। अकबर के शासन काल में कौन कौन सी इमारतों का निर्माण हुआ है? तो अकबर कालीन इमारतों में अपन लिखा है अकबर के शासन काल में बनी पहली इमारत दिल्ली में बना हुमायूं का मकबरा है। ठीक है, यानी अकबर के शासन काल में पहली जो इमारत बनी थी वो हुमायूं का मकबरा है ना। किसके कहने पर बनाया था ये? हाजी बेगम के कहने पर। बेगम का नाम क्या है? हाजी बेगम के कहने पर इस मकबरे का निर्माण करवाया गया था। तो पहला मकबरा है हुमायूं का मकबरा। यह मकबरा ज्यामितिक चतुर्भुज आकार के बना हुआ है, एक उद्यान के बीच बना हुआ है और ऊंचे चबूतरे पर है। यह चारों ओर पद्धति से बना है, प्रथम स्थापत्य कला का स्मारक है ना। हुमायूं का जो मकबरा उसका निर्माण कब किया गया था? 1565 में। और हुमायूं की विधवा पत्नी नाम है हाजी बेगम है ना, ने इसका निर्माण शुरू करवाया था। दोहरी गुंबद वाला यह भारत का पहला मकबरा था। हाँ, बाग बगीचों में बीच से स्थित था। हुमायूं के मकबरे में वैसे तो भारत में पहला बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का था, पर सबसे अधिक सुंदरता जो बाग बगीचों की पाई गई वो किस में पाई गई? किसमें पाई गई? हुमायूं के मकबरे में पाई गई। यानी प्रकृति को भी उसमें साथ लेकर चला गया। ठीक है, अगला लिखा अपने हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घरानों के लोग कौन कौन से हैं, है ना। तो कौन कौन से हैं, यानी किन किन को दफनाया गया यहाँ? बेगा बेगम को, हमीदा बानो बेगम को, और बहन बेगम को, और सिकोह को, जहां दारा शाह को, फकरुशियर को, है ना, और रफीउद्दीन ओला आलमगीर, ये इन आदि को हुमायूं के मकबरे के आसपास ही बसाया गया, जिसका वर्तमान नाम है आराम बाग। जिसका वर्तमान नाम क्या है? आराम बाग, है ना। तो ये प्रश्न भी जीके का है कि सबसे अधिक मुगल बादशाहों को कहां दफनाया गया था? तो कहां दफनाया गया था? दिल्ली के आराम बाग में सबसे अधिक मुसलमानों को या सबसे अधिक मुगल बादशाहों को दफनाया गया था। इस मकबरे का निर्माण हुमायूं की विधवा बेगम हाजी बेगम ने फारसी शैली से बनवाया, और हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार था, उस वास्तुकार का नाम था मीरक मिर्जा गयास। ठीक है, क्या नाम था? यानी हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन है? मीरक मिर्जा गयास था। ठीक है, और यह मुगल कालीन एकमात्र मकबरा है जिसमें मुगल वंश के सबसे अधिक लोग दफनाए गए थे। बात की थी अपन ने कि सबसे अधिक मुगल बादशाहों को वहीं दफनाया गया था। हाँ, इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है ना। यानी हुमायूं के मकबरे को टीप कर ही ताजमहल का निर्माण किया गया था, और ताजमहल को टीप कर ही औरंगजेब ने अपनी बेगम रबिया उद दौरानी, बेगम नाम क्या है? रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में बनाया था। तो एक इमारत से दो इमारत बन गई। तीन इमारत कौन कौन सी? हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में स्थित है उसको टीप कर बनाया ताजमहल, और उसी को टीप कर बनाया गया औरंगजेब की पत्नी, औरंगजेब की बेगम रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में। ठीक है, और अकबर कालीन इमारतों में मेहराब सहतीर शैली का समान अनुपात में प्रयोग मिलता है। अकबर के काल में फारसी शैली का हिंदू एवं बौद्ध शैलियों के साथ साथ सम्मिश्रण हुआ है, यानी बहुत सारी शैलियों का इसमें मिश्रण था। अकबर की अधिकांश इमारतों में लाल बलुआ पत्थर, कौन से पत्थर का? लाल बलुआ पत्थर का अधिक प्रयोग अकबर की या अकबर द्वारा बनाई गई इमारतों में किया गया था। ठीक है, अब बात करते कि अकबर के शासनकाल में जो बनाई गई इमारतें हैं, हमने उसको दो भागों में बांटा है ना। तो पहला भाग कौन सा? आगरा में निर्मित इमारतें, यानी अकबर के शासनकाल में भारत की राजधानी थी आगरा, और आगरा के बाद उसने एक नया नगर बसाया था जिसका नाम फतेहपुर सीकरी था, और कुछ दिनों के लिए फतेहपुर सीकरी को भारत की राजधानी बनाया गया। तो अकबर ने आगरा में कौन कौन सी इमारतों का निर्माण करवाया था? तो अब लिखते इसमें कि अकबर कालीन आगरे में बनी इमारतों में बहुत
थोड़ी बची हुई हैं, जिनमें अकबर का महल है, जहांगीर का महल है, प्रमुख है। इसके अलावा जोधाबाई का महल है, बीरबल महल है ना। अकबर ने अपनी राजधानी कब से कब तक, 1565 से 1573 तक अकबर की राजधानी रही है आगरा। और उसके बाद राजधानी बनाई गई थी फतेहपुर सीकरी, और उसमें किला भी बनवाया। आगरे के दुर्ग में निर्मित कौन कौन सी चीजें हैं, यानी अपने यहाँ दो किले हैं। एक दिल्ली में लाल किला है जो कि शाहजहां के द्वारा निर्मित है, एक आगरा में लाल किला है जो कि अकबर द्वारा निर्मित है। तो अकबर के द्वारा जो आगरा के लाल किले में जो और इमारतें बनाई वो कौन कौन सी हैं, जहांगीर का महल है, इसकी नकल कहाँ से की गई है, ग्वालियर में मानसिंह के महल से इसकी नकल की गई है ना। इस महल में हिंदू और इस्लामिक परंपराओं का मिश्रण या समावेश मिलता है। अकबर कालीन इमारतों में गुंबदों का प्रयोग से बचने का प्रयास किया है, यानी गुंबद कम प्रयोग में ली गई है। ठीक है। अब अकबर ने एक नया नगर बसा दिया था, कौन सा, फतेहपुर सीकरी, और उसी को राजधानी बनाई थी। तो फतेहपुर सीकरी में कौन कौन सी इमारतों का निर्माण किया था, अभी तो कहां देखा आपने कि अकबर ने अपने शासनकाल में आगरा में कहां कहां इमारतों का निर्माण किया था। अब अकबर ने फतेहपुर सीकरी में कौन कौन सी निर्माण की। अब अकबर की राजधानी फतेहपुर कब से कब तक रही, एक साल 70 से 1571 तक अपनी राजधानी बनाई, और वहां अनेक भवनों का निर्माण करवाया, जिनमें इन भवनों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, एक धार्मिक श्रेणी और एक लौकिक शैली, है ना। फतेहपुर सीकरी के भवनों की मुख्य विशेषता है चापाकार एवं धरणिक शैलियों का समन्वय मिलता है। दो शैलियों का समन्वय फतेहपुर सीकरी की इमारतों में पाया जाता है ना। तो कौन कौन सी इमारतें थी फतेहपुर सीकरी में, दीवाने आम, कौन सी इमारत, दीवाने आम और दीवाने खास। यानी दीवाने आम का मतलब था कोई भी व्यक्ति सभा में आकर शामिल हो सकता था, दीवाने खास में कुछ कुछ लोग इसमें शामिल होते थे, है ना। और दीवाने आम एक आयताकार प्रांगण था, इसी में बादशाह का सिंहासन रखा रहता था। इसकी मुख्य विशेषता थी खंबे पर निकली हुई बरामदे की छतें, यानी स्तंभ खड़े किए गए, उन्हीं पर छत का प्रयोग किया गया है। दीवाने खास एक घनाकार आयोजन है, इसके निर्माण में बौद्ध एवं हिंदू वास्तुकला की झलक मिलती है। तो फतेहपुर सीकरी में क्या बनवाया, दीवाने आम और दीवाने खास। ठीक है। इसके अलावा राजपूत शैली, राजपूत रानी जोधाबाई का महल फतेहपुर का महल है ना। अकबर का विवाह 1562 में आमेर की राजकुमारी जोधाबाई के साथ हुआ था, और जोधाबाई के लिए फतेहपुर सीकरी में एक महल बनवाया गया था जिसका नाम जोधाबाई महल था। विशेषता क्या थी, फतेहपुर सीकरी का ये सबसे बड़ा महल है। ठीक है। इस पर उत्कीर्ण अलंकरणों प्रेरणा दक्षिण के मंदिरों की वास्तुकला से ली गई है। इस पर गुजराती शैली का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। यह फतेहपुर सीकरी का सर्वोत्तम महल है ना। दूसरा पंचमहल अथवा हवा महल, ठीक है। यह पिरामिड के आकार का 5 मंजिला महल है ना। यह नालंदा के बौद्ध विहारों की प्रेरणा पर आधारित था, है ना। तो कौन कौन सी इमारतें हो गई, जोधाबाई का महल हो गया, पंचमहल हो गया जो कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाए थे, है ना। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में बनवाई गई जामा मस्जिद, कौन सी मस्जिद, जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी की सबसे प्रभाव वाली इमारत थी ये। इसे फतेहपुर का गौरव कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, फतेहपुर का गौरव कहा जाता है। किसको, जामा मस्जिद को। कहां स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है ना। संगमरमर की इस मस्जिद को फर्ग्यूसन ने पत्थर में रुमाली कथा के रूप में प्रसिद्ध किया है, यानी प्रसिद्ध वास्तुकार है फर्ग्यूसन, और इसने इस जामा मस्जिद की इमारत बनाई गई उसकी प्रशंसा की है ना। अपनी गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था, यानी फतेहपुर सीकरी में जो जामा मस्जिद बनाई गई किसकी याद में, गुजरात विजय अभियान की याद में ये बनवाई गई थी, है ना। जो कि दक्षिण द्वार पर 134 फीट ऊंची एक है और बुलंद दरवाजा बनवाया। इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया, और ये जो शैली कहां से ली गई थी, ईरानी शैली से प्रभावित थी। ठीक है। 1885 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी के
करने लगा, यानी कहाँ चला गया, फतेहपुर सीकरी छोड़कर लाहौर चला गया और उसने लाहौर में भी किले का निर्माण करवाया। हाँ, अबुल फजल ने अकबर की स्थापत्य कला में अभिरुचि की प्रशंसा की है। अबुल फजल अकबर के नौरत्नों में शामिल था और एक फारसी साहित्यकार था, फारसी इतिहासकार था। इसने अबुल फजल ने अकबर के कालीन की जो इमारतें बनाई गई थी उनकी प्रशंसा की है। और क्या कहा है, उसने आलीशान इमारतों की योजना बनाई तथा अपने मस्तिष्क एवं हृदय की रचना को पत्थर एवं मिट्टी की पोशाक पहनाई, है ना। इसके अतिरिक्त अकबर ने अनेक इमारतों का निर्माण करवाया, जिसमें तुर्की सुल्तान का महल है, खास महल है, मरियम महल है, बीरबल का महल है आदि प्रमुख इमारतों का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ठीक है, अब आगे लिखा पढ़ने इसमें कि मरियम महल में मुगल चित्र, है ना, स्थापत्य कला के साथ साथ क्या मुगल कालीन चित्रकला भी दिखाई देती है, विशेषता दिखाई देती है। इसके अलावा तुर्क सुल्ताना का महल इतना सुंदर था कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है ना। पर्सी ब्राउन कौन था, ये भी एक वास्तुकार है ना। क्या कहा इसे, किसको, सुल्ताना महल को क्या कहा इसने, मोती कहा है ना। फर्ग्यूसन ने ठीक ही कहा है, फतेहपुर सीकरी किसी महान व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिबिंब है ना। किसने, दो वास्तुकारों के नाम यहाँ याद रखना भाई, एक पर्सी ब्राउन और एक फर्गूसन। तो फर्गूसन ने क्या कहा है कि फतेहपुर सीकरी किसी महान व्यक्ति के मस्तिष्क की प्रतिबिंब है या देन मानी गई है, और वो देन किसकी थी, वो देन थी अकबर की। ठीक है, अगला टॉपिक है, अकबर की मृत्यु होती है 1605 में, है ना। किस रोग के कारण, पेचिश रोग के कारण अकबर की मृत्यु होती है। और पेचिश रोग का मतलब होता है हैजा। कब मरा अकबर, 1605 में मरा, है ना। और 1605 में शासक कौन बनेगा, अब उसके स्थान पर जहांगीर शासक बनेगा, है ना। और जहांगीर शासन किया है 1605 से 1627 तक। ठीक है, जहांगीर ने वास्तुकला की अपेक्षा चित्रकला को अधिक प्रसव दिया है। किसको, यानी जहांगीर की रुचि स्थापत्य कला में कम थी और चित्रकला में ज्यादा थी। इसीलिए जिस प्रकार से अकबर का काल शांति का स्वर्ण युग कहलाता है, उसी प्रकार जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाता है। उसी प्रकार स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के काल को, है ना। तो तीन काल हो गए, शांति का स्वर्ण युग बराबर अकबर, चित्रकला का स्वर्ण युग बराबर जहांगीर, वास्तु या स्थापत्य कला का स्वर्ण युग बराबर शाहजहां। ठीक है, तो जहांगीर वास्तुकला में या स्थापत्य कला में रुचि कम रखता था और चित्रकला को अधिक प्रसिद्ध दिया। फलस्वरूप उसके समय बहुत ही कम इमारतों का निर्माण हुआ। तो कौन कौन सी इमारतों का निर्माण हुआ, पहली आगरा के पास स्थित सिकंदरा, कौन सा स्थान, सिकंदरा में स्थित अकबर का मकबरा। ठीक है, इसका निर्माण की योजना अकबर ने पहले बना ली थी, किंतु निर्माण किसने किया है, जहांगीर ने किया है। कब किया, 1613 में इसका निर्माण करवाया था। यह 5 मंजिले पिरामिड के आकार के मकबरे में सबसे ऊपरी मंजिल है, यह पूर्णतः सही है। ठीक है, और इस मकबरे की विशेषता क्या है, इसका गुम्मद विहीन होना, इसमें गुम्मद नहीं है। और किसका प्रयोग हुआ है, बलवा पत्थर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और संगमरमर से बनी 4 सुंदर मीनारें हैं, यानी बीच में क्या खड़ी हुई है, संगमरमर की, सफेद रंग की जो संगमरमर है उसकी मीनारें बनाई गई हैं, जो इससे देखने से पूर्व नहीं मिलती। यह पूरा मकबरा एक सुव्यवस्थित उद्यान के बीच है, विशाल चबूतरे पर बनाया गया है। जहांगीर के समय की सबसे उल्लेखनीय इमारत आगरा में बना है। क्या बना है, एतमाउद्दौला का मकबरा, यानी जहांगीर ने 2 मकबरे बना दिए। किस किस के, एक तो अकबर का, और जहांगीर के काल में दूसरा महत्वपूर्ण मकबरा बनाया गया एतमाउद्दौला का मकबरा। और एतमाउद्दौला का मूल नाम था गियास बेग। मूल नाम क्या था इसका, गियास बेग, है ना, जो कि किसका पिता था, इसकी बेगम थी, जहांगीर की बेगम थी। ठीक है, तो पत्नी के पिता नाम उसका है गियास बेग, और बाद में जब नूरजहां का विवाह जहांगीर के साथ हो जाएगा तो गियास बेग को उपाधि दी गई, कौन सी, एतमाउद्दौला। तो एतमाउद्दौला का मकबरा बनाया गया। यह चतुर्भुजाकार मकबरा है, बेदाग सफेद संगमरमर का, यानी पूरे
भारत में पहली बार सफेद संगमरमर का जो मकबरा बनाया गया था वो किसका है? एतमाउद्दौला का है। ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया है तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में इसे चित्राडूरी भी कहा गया है। क्या कहा इसे? चित्राडूरी भी कहा गया है। ठीक है। फूलों वाली आकृतियों में कीमती पत्थरों का प्रयोग किया गया है। बहुमूल्य रत्नों की डिजाइन दी गई है। हालांकि इस प्रणाली में पिट्राडूरी का प्रयोग किया गया है। इससे पूर्व ही उदयपुर राजस्थान में गोल मंडल में 1600 ईस्वी में किया जा चुका था, है ना। जहांगीर के शासनकाल की अन्य इमारत कौन सी है? लाहौर में रावी नदी के तट पर स्थित है सहदरा, और इस सहदरा में क्या बना हुआ है? स्वयं जहांगीर का मकबरा बना हुआ है ना। और जहांगीर के शासनकाल की अंतिम या सांझा के काल में प्रारंभिक दिनों में निर्मित दिल्ली में अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा बनाया गया है और इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा गया है। तो विद्यार्थियों, आज का टॉपिक इतना ही है। कल हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कौन कौन सी इमारतें जहांगीर ने और कौन सी बनाई थी, इसके बाद सांझा के शासनकाल में कौन कौन सी इमारतें बनाई गई और सांझा के काल को ही स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा है, कल इसे अपन पूरा कर देंगे अपन इसको। ठीक है, और कल के वीडियो में आपसे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।